आज हम बाबा के गुरुकुल में बिपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत का इतिहास के चैप्टर 2 भारत में यूरोपियों के आगमन को पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। अगर आप इसके पहले 2 पार्ट को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो हम शुरू करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के काल में अंग्रेजों का प्रसार। भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा बड़ा प्रसार लॉर्ड वेलेस्ली, जिसका कार्यकाल 1798 से 1805 तक था, के काल में हुआ। वह 1798 में ऐसे समय में भारत आया था जब अंग्रेज पूरी दुनिया में फ्रांस के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। इस समय तक अंग्रेज की नीति यह थी कि अपने लाभों और साधनों की स्थिति को सुदृढ़ बनाया जाए और नए इलाके तभी जीते जाएं जब बड़े भारतीय शासकों को दुश्मन बनाए बिना सुरक्षा पूर्वक ऐसा करना संभव हो। वेलेस्ली ने फैसला किया कि समय आ चुका है कि जितने अधिक भारतीय राज्य संभव हों ब्रिटिश नियंत्रण में लाए जाएं। 1797 यानी 1797 तक 2 प्रमुख भारतीय शक्तियों अर्थात मैसूर और मराठों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। भारत में राजनीतिक परिस्थितियां प्रसार के अनुकूल थीं, क्योंकि प्रसार करना अब आसान होने के साथ साथ लाभप्रद भी था। अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरे करने के लिए वेलेस्ली ने 3 उपायों का सहारा लिया: सहायक संधि प्रथा, खुला युद्ध और पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका हड़पना। किसी भारतीय शासक से पैसा लेकर ब्रिटिश सेना की मदद देने की नीति तो बहुत पुरानी थी, फिर भी वेलेस्ली ने इस नीति को एक निश्चित रूपरेखा दी और इसका उपयोग भारतीय शासकों को कंपनी के अधीन बनाने के लिए किया। उसकी सहायक संधि प्रथा की नीति के अनुसार किसी सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी तथा उसके रख रखाव के लिए अनुदान देना पड़ता था। यह सब कहने को उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता था, मगर वास्तव में यह उस भारतीय शासक से कंपनी को खिरात दिलवाने का एक ढंग था। कभी कभी कोई शासक वार्षिक अनुदान न देकर अपने कई राज्य का भाग दे देता था। सहायक संधि के अनुसार आमतौर पर भारतीय शासक को यह भी मानना पड़ता था कि वह अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगा। अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी और यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेगा और गवर्नर जनरल से सलाह किए बिना किसी दूसरे भारतीय शासक से कोई बातचीत नहीं करेगा। इसके बदले अंग्रेज उस शासक की दुश्मनों से रक्षा करने का वचन देते। वे सहयोगी के अंदरूनी मामलों में दखल न देने का भी वादा करते, पर यह वादा ऐसा था कि जिसे शायद ही कभी पूरा किया गया। वास्तव में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके कोई भारतीय राज्य अपनी स्वाधीनता लगभग गंवा ही बैठता था। वह आत्मरक्षा, कूटनीतिक संबंध बनाने, विदेशी विशेषज्ञ रखने तथा पड़ोसियों के साथ आपसी झगड़े के अधिकार ही खो बैठता था। असल में उस भारतीय शासक की बाहरी मामलों में सारी प्रभुता समाप्त हो जाती। वह ब्रिटिश रेजिडेंट के अधिकाधिक अधीन होता जाता, जो राज्य के रोजमर्रा के प्रशासन में हस्तक्षेप करता रहता था। इसके अलावा इस प्रथा के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य अंदर से खोखला होने लगा था। अंग्रेजों की दी हुई सहायक सेना का खर्च बहुत अधिक होता था और वास्तव में वह राज्य की क्षमता से बाहर होता था। मनमाने ढंग से तय किए गए और बनावटी ढंग से बढ़ाए जाने वाले इस अनुदान के कारण उस राज्य की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती, जनता निर्धन हो जाती थी। इस सहायक संधि प्रथा के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भी भंग कर दी गई। लाखों सैनिक और अधिकारी अपनी पैतृक जीविका से वंचित हो गई, जिससे देश में बदहाली और गरीबी फैल गई। इसके अलावा सुरक्षा प्राप्त राज्यों के शासक अपनी जनता के हितों को अनदेखा तथा उनका दमन करने लगे, क्योंकि अब उन्हें जनता का डर नहीं रह गया था।
चूंकि अंग्रेजों ने उन्हें अंदरूनी और बाहरी दुश्मनों से रक्षा का वचन दिया था, इसलिए उनमें अब अच्छे शासक बनने का कोई लाभ नहीं रह गया। दूसरी तरफ सहायक संधि अंग्रेजों के लिए अत्यंत लाभदायक थी। अब वे भारतीय राज्यों के खर्च पर एक बड़ी सेना रख सकते थे। अब वे अपने खुद के क्षेत्र में से बहुत दूर लड़ाइयाँ लड़ सकते थे, क्योंकि कोई भी युद्ध होता तो या तो उनके सहयोगियों के क्षेत्र में होता या उनके शत्रुओं के। वे अपने सुरक्षा प्राप्त सहयोगी के रक्षा और विदेशी संबंधों के मामले पर पूरा नियंत्रण रखते थे। उसकी जमीन पर एक शक्तिशाली सेना रखते थे और जब भी चाहे उसे अयोग्य घोषित करके उसका शासन समाप्त कर उसके क्षेत्र को हड़प सकते थे। जहां तक अंग्रेजों का सवाल था, सहायक संधि की यह प्रथा एक ब्रिटिश लेखक के शब्दों में अपने सहयोगियों को बकरे की तरह तब तक खिला पिलाकर मोटा रखने की प्रथा थी जब तक वे जिबा करने के काबिल न हो जाएं। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 और 1800 में हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि की। सहायक सेनाओं के खर्च के नाम पर नगद पैसा देने के बजाय निजाम ने कंपनी को अपने राज्य का एक भाग दे दिया। 1801 में अवध के नवाब को सहायक संधि के लिए मजबूर किया गया। एक बड़ी सेना के बदले में नवाब को मजबूर होकर अपना लगभग आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, जिसमें रुहेलखंड का इलाका और गंगा यमुना का दोआब भी शामिल थे। उसकी अपनी सेना लगभग पूरी तरह भंग कर दी गई और अंग्रेजों को यह अधिकार मिल गया कि वे उसके राज्य के किसी भी भाग में अपनी सेना तैनात कर सकें। वेलेस्ली मैसूर, कर्नाटका और सूरत के साथ और भी कड़ाई से पेश आया। निश्चित ही मैसूर का टीपू सुल्तान कभी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ। उल्टे उसे 1792 में अपना जो आधा राज्य देना पड़ा था, उसी को वह कभी भूल न सका। वह अंग्रेजों के साथ अपने अवश्यंभावी युद्ध के लिए अपनी सेना को लगातार मजबूत बनाता रहा। उसने क्रांतिकारी फ्रांस के साथ गठजोड़ की बात भी चलाई। उसने एक ब्रिटिश विरोधी गठजोड़ बनाने के लिए अफगानिस्तान, अरब और तुर्की में भी अपने दूत भेजे। ब्रिटिश सेना ने 1799 में टीपू पर हमला किया और एक संक्षिप्त मगर भयानक युद्ध के बाद फ्रांसीसी सहायता पहुंचने के पहले ही उसे हरा दिया। टीपू ने अभी भी गिड़गिड़ाकर शांति की भीख मांगने से इनकार कर दिया। उसने गर्वपूर्वक घोषणा की कि काफिरों का दयनीय दास बनकर और उसके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा एक योद्धा की तरह मर जाना है। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए वह 4 मई 1799 को बहादुरों की मौत मरा। उसकी सेना अंत तक वफादार बनी रही। टीपू का लगभग आधा राज्य अंग्रेजों और उसके सहयोगी निजाम के बीच बट गया। मैसूर राज्य का शेष भाग उन राजाओं के वंशजों को वापस दे दिया गया जिनसे हैदर अली ने राज्य छीना था। नए राजा को मजबूर करके एक विशेष सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराए गए, जिसके अनुसार अगर गवर्नर जनरल आवश्यकता समझे तो राज्य का शासन खुद संभाल सकता था। वास्तव में अंग्रेजों ने मैसूर को कंपनी पर पूरी तरह आश्रित बना दिया। 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कर्नाटक के पिट्ठू नवाब पर एक नई संधि लाद दी और उसे मजबूर किया कि वह पेंशन लेकर अपना राज्य कंपनी को सौंप दे। अब मैसूर से मालाबार समेत जो क्षेत्र छीने गए थे, उसने कर्नाटक को मिलाकर मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई गई, जो 1947 तक जारी रही। इसी तरह तंजौर और सूरत राज्य भी हड़प लिए गए और उनके शासकों को पेंशन देकर किनारे कर दिया गया। इस समय मराठा
साम्राज्य 5 बड़े सरदारों का एक महासंघ था। ये थे पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर और नागपुर का भोसले। पेशवा इस महासंघ का नाम मात्र का प्रमुख था, लेकिन ये सभी सरदार आपसी झगड़ों में कट मर रहे थे और बढ़ते हुए विदेशियों के खतरे की ओर से बेखबर थे। वेलेजली ने बार बार पेशवा और सिंधिया के सामने सहायक संधि का प्रस्ताव रखा, मगर दूरदर्शी नाना फडणवीस ने इस जाल में फंसने से इनकार कर दिया था। मगर 25 अक्टूबर 1802 को जब दिवाली के दिन होलकर ने पेशवा और सिंधिया की मिली जुली सेना को हरा दिया, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों की शरण में जा पहुंचा और 1802 में अंतिम दिन उसने बसई में एक सहायक संधि हस्ताक्षर कर दिए। यह जीत कुछ आसानी से ही मिल गई थी, मगर एक बात पर वेलेजली गलत था। अभिमानी मराठा सरदार बिना लड़ाई के अपनी स्वाधीनता की परंपरा छोड़ने वाले नहीं थे, मगर संकट की इस घड़ी में भी वे साझे शत्रु के खिलाफ एकजुट नहीं हुए। जब सिंधिया और भोसले अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तब होलकर चुपचाप दूर खड़ा था और गायकवाड़ अंग्रेजों की मदद कर रहा था। फिर जब होलकर ने तलवार उठाई, तो भोसले और सिंधिया ने अपना बदला चुकाया। दक्षिण में आर्थर वेलेजली की कमान में ब्रिटिश सेना ने असाय में सितंबर 1803 में और फिर अरगांव में नवंबर में सिंधिया और भोसले की मिली जुली सेना को हराया। उत्तर से लॉर्ड लेक ने नवंबर की पहली तारीख को लसवाड़ी में सिंधिया की सेना को तहस नहस कर दिया और अलीगढ़, दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। भारत का अंधा सम्राट एक बार फिर कंपनी का पेंशनखोर हो गया। मित्र मराठा राज्यों को शांति की बातचीत चलानी पड़ी। अब वे दोनों कंपनी के अधीनस्थ सहयोगी बन गए। उन्होंने अंग्रेज को अपने राज्य के कुछ भाग दिए, अपने दरबारों में अंग्रेज रेजिडेंट रखे और अंग्रेजों की सहायता के बिना यूरोपियों को सेवा में न रखने का वचन दिया। अब उड़ीसा के समुद्र तट पर और गंगा यमुना के 2 आब पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया। पेशवा उनके हाथों की एक कठपुतली बनकर रह गया। वेलेजली ने अब अपना ध्यान होलकर पर केंद्रित किया, पर यशवंतराव होलकर अंग्रेजों के लिए काफी भारी साबित हुआ और अंत तक ब्रिटिश सेना से लड़ता रहा। जब लेक ने राजा के किले को तोड़ने की असफल कोशिश की, तब होलकर के सहयोगी भरतपुर के राजा को भारी नुकसान पहुंचाया। उसके अलावा होलकर परिवार के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर सिंधिया उसके साथ मिलने की बात सोचने लगा। दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डरों को पता चला कि युद्ध के जरिए प्रसार की नीति बहुत महंगी पड़ रही थी और उनका मुनाफा उससे कम हो रहा था। कंपनी का कर्ज जो 1797 में 170 लाख पाउंड था, 1806 तक बढ़कर 310 लाख पाउंड हो चुका था। इसके अलावा ब्रिटेन के वित्तीय साधन ऐसे समय में खत्म हो रहे थे जब नेपोलियन यूरोप में एक बार फिर एक बड़ा खतरा बन रहा था। ब्रिटिश राजनेताओं और कंपनी के डायरेक्टरों को लगा कि अब आगे प्रसार रोक देने, फिजूल खर्च बंद करने और भारत में ब्रिटेन की उपलब्धि को सुरक्षित करने और मजबूत बनाने का समय आ चुका है। इसलिए वेलेजली को भारत से वापस बुला लिया गया और कंपनी ने जनवरी 1806 में राजघाट की संधि के द्वारा होलकर के साथ शांति स्थापित कर उसे अपने राज्य का एक बड़ा भाग लौटा दिया। वेलेजली की प्रसार की नीति सफलता के निकट पहुंचते ही रोक दी गई थी, पर फिर भी इसके नतीजतन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी। कंपनी की न्यायिक सेवा के एक युवक अधिकारी
हेनरी रोबरवाला ने 1805 में लिखा, भारत में मौजूद हर अंग्रेज गर्व से भरा और अकड़ा हुआ है। वह अपने को एक विजित जनता का विजेता मानता है और अपने नीचे के हर व्यक्ति को कुछ श्रेष्ठता की भावना के साथ देखता है। अब हम लॉर्ड हेस्टिंग के काल में प्रसार को पढ़ेंगे, जो 1813 से 22 तक था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ने मराठा सरदारों की शक्ति को तोड़ दिया था, पर उनके साहस को नहीं तोड़ सका था। उन्होंने 1817 में अपनी खोई स्वाधीनता और प्रतिष्ठा को फिर से पाने का एक और हताशापूर्ण प्रयत्न किया। मराठा सरदारों का एक संयुक्त मोर्चा बनाने में पहल पेशवा ने की, जो ब्रिटिश रेजिडेंट के कड़े नियंत्रण में छटपटा रहा था। पेशवा ने नवंबर 1817 में पूना में अंग्रेजी रेसिडेंस पर हमला किया। अप्पा साहब ने नागपुर स्थित रेजिडेंट पर हमला किया और माधवराव होलकर युद्ध की तैयारी करने लगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग, जो 1813 से 22 तक था, ने पूरी ताकत के साथ जवाबी हमला किया। उसने सिंधिया को ब्रिटिश अधीनता स्वीकार करने को मजबूर किया और पेशवा भोसले और होलकर की सेनाओं को हराया। पेशवा को गद्दी से उतारकर और पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर में बिठा दिया। उसका राज्य हड़पकर बंबई की विस्तारित प्रेसिडेंसी बनाई गई। होलकर और भोसले ने सहायक सेना रखना स्वीकार कर लिया। मराठों के गर्व को संतुष्ट करने के लिए पेशवा की जमीन पर सतारा का छोटा सा राज्य बनाया गया और उसे छत्रपति शिवाजी के एक वंशज को दे दिया गया, जो पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर होकर सतारा का शासन चलाता रहा। दूसरे भारतीय राज्यों के शासकों की तरह अब मराठा सरदार भी ब्रिटिश सत्ता की दया पर आश्रित हो गए। राजपूताना के राज्य कई दशकों से सिंधिया और होलकर के प्रभुत्व में थे। मराठों के पतन के बाद वे लोग भी अपनी स्वाधीनता का फिर से दावा करने में असमर्थ थे और उन्होंने तत्काल ही अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस तरह 1818 तक पंजाब और सिंध को छोड़कर पूरा भारतीय उपमहाद्वीप अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था। इस पूरे क्षेत्र के एक भाग पर सीधे अंग्रेजों का शासन था और बाकी भाग पर अनेक भारतीय शासक राज्य कर रहे थे, जिन पर अंग्रेजों का पूरा जोर चलता था। इन राज्यों के पास अपनी सेनाएं नहीं के बराबर थी और उनके कोई स्वतंत्र विदेशी संबंध नहीं थे। उनके राज्यों में उन्हीं पर नियंत्रण रखने के लिए जो ब्रिटिश सेना तैनात थी, उसके भारी खर्च उनको उठाने पड़ते थे। वे अपने अंदरूनी मामलों में स्वायत्त तो थे, मगर इस सिलसिले में भी रेजिडेंट के रूप में अंग्रेजों के अधिकारी को स्वीकार करते थे। वे लगातार आजमाइश की हालत में बने रहे। अब हम ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने का काम 1818 से 1857 के बीच में देखेंगे। पूरे भारत को जीतने का काम अंग्रेजों ने 1818 से 1857 तक के काल में किया। सिंध और पंजाब भी जीत लिया गया और अवध, मध्य प्रांत और बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का अधिग्रहण कर लिया गया। अब हम देखेंगे सिंध की विजय। यूरोप और एशिया में अंग्रेजों और रूसियों की शत्रुता बढ़ रही थी और अंग्रेजों को भय था कि अफगानिस्तान या फारस के रास्ते रूसी भारत पर हमला कर सकते हैं। सिंध की विजय इसी का परिणाम थी। रूस को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान और फारस में अपना प्रभाव बढ़ाने का फैसला किया। उसने यह भी महसूस किया कि यह नीति तभी सफल हो सकेगी जब सिंध को ब्रिटिश नियंत्रण में लाया जाए। सिंध नदी के व्यापार उपयोग की संभावनाएं भी इस लालच का एक कारण थी
1832 की एक संधि के द्वारा सिंध की सड़कों और नदियों को ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दिया गया था। सिंध के अमीर कहलाने वाले राज्यों से 1839 में एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराए गए। अंत में पहले के इन वादों को भुलाकर कि उनके राज्य पर कोई आंच नहीं आएगी, सर चार्ल्स नेपियर ने 1843 में एक संक्षिप्त अभियान के बाद सिंध का अधिग्रहण कर लिया। इससे पहले नेपियर ने अपनी डायरी में लिखा था कि हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। यह काम करने के लिए उसे पुरस्कार स्वरूप 7 लाख रुपए मिले। अब हम पंजाब की विजय को देखेंगे। जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई और वहां ताबड़तोड़ सरकारें आई और गई। स्वार्थी और भ्रष्ट नेताओं का बोलबाला हो गया। अंत में सत्ता बहादुर और देशभक्त मगर एकदम अनुशासनहीन सेना के हाथों में आ गई। इसके बाद अंग्रेज सतलज पार 5 नदियों के देश को लालच भरी निगाहों से देखने लगे। हालांकि उन्होंने 1809 में रणजीत सिंह के साथ अस्थायी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अंग्रेजों के युद्धोन्मादी कार्यों और पंजाब के भ्रष्ट सरदारों के साथ उनकी साजिशों के कारण पंजाब की सेना भड़क उठी। 1845 के वसंत में यह समाचार पंजाब पहुंचा कि पुल बनाने के काम में आने वाली नावें बंबई से सतलज किनारे स्थित फिरोजपुर के लिए भेजी गई हैं। आगे के इलाकों में बैरकें बनाई गई हैं जिनमें अतिरिक्त सेना रखी गई है और पंजाब से लगने वाली सीमा के लिए अतिरिक्त रेजिमेंट भेजी जा रही हैं। पंजाब की सेना को विश्वास हो गया कि अंग्रेज पंजाब पर कब्जा करने पर आमादा थे और फिर पंजाब की सेना ने जवाबी कार्रवाई की। जब दिसंबर में सेना ने सुना कि प्रधान सेनापति लॉर्ड गफ और गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंज फिरोजपुर की ओर बढ़ रहे हैं, तब उसने भी हमला करने का फैसला किया। इस तरह 13 दिसंबर 1845 को दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस विदेशी खतरे के आगे हिंदू, मुसलमान और सिख फौरन एक हो गए। पंजाब की सेना बहुत बहादुरी और उल्लेखनीय साहस के साथ लड़ी, लेकिन उसके कुछ नेता पहले ही गद्दार बन चुके थे। प्रधानमंत्री राजा लाल सिंह और प्रधान सेनापति मिस्टर तेज सिंह का शत्रु के साथ गुप्त पत्र व्यवहार जारी था। पंजाब की सेना हार स्वीकार करने और 8 मार्च 1846 को लाहौर में एक अपमानजनक समझौते पर हस्ताक्षर करने को बाध्य हो गई। अंग्रेजों ने जालंधर के दोआब को हड़प लिया और 50 लाख रुपए नगद लेकर जम्मू और कश्मीर को राजा गुलाब सिंह डोगरा के हवाले कर दिया। पंजाब की सेना को घटाकर 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार सेना तक सीमित कर दिया गया। एक भारी ब्रिटिश सेना लाहौर में तैनात कर दी गई। बाद में 16 दिसंबर 1846 में एक और समझौता हुआ, जिसके अनुसार राज्य के एक एक विभाग के सारे मामलों में लाहौर स्थित अंग्रेज रेजिडेंट को पूरा अधिकार दे दिया गया। इसके अलावा राज्य के किसी भी भाग में सेना तैनात करने की छूट अंग्रेजों को मिली हुई थी। अंग्रेज रेजिडेंट की ही पंजाब का वास्तविक शासक बन बैठा और पंजाब अपनी स्वाधीनता खोकर एक अधीन राज्य बन गया। लेकिन भारत में खुलकर साम्राज्यवादी आक्रमणों का समर्थन करने वाला ब्रिटिश अधिकारियों का भाग अभी भी असंतुष्ट था और वह पंजाब पर सीधे सीधे ब्रिटिश शासन लादना चाहता था। इसका अवसर उसे 1848 में मिला, जब स्वतंत्रता प्रेमी पंजाबियों ने अनेक स्थानीय विद्रोह छेड़ दिए।
इनमें से दो प्रमुख विद्रोहों के नेता मुल्तान के मूलराज और लाहौर के पास के छतर सिंह अटारीवाला थे। एक बार फिर पंजाबियों की निर्णायक हार हुई। इस अवसर का फायदा उठाकर लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को हड़प लिया। इस तरह भारत का अंतिम स्वाधीन राज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गया। अब हम डलहौजी की अधिग्रहण नीति को पढ़ेंगे। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। वह शुरू से ही इस बात पर आमादा था कि जितने बड़े इलाके पर संभव हो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन स्थापित किया जाए। उसने घोषणा की थी कि भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ ही समय की बात है। उसकी नीति का उद्देश्य भारत को ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना था। दूसरे साम्राज्यवादी आक्रमणकारियों की तरह डलहौजी को भी विश्वास था कि भारत के देशी राज्यों के लिए ब्रिटेन का निर्यात इसलिए घट रहा था कि इन राज्यों के भारतीय शासक उनका शासन ठीक से नहीं चला रहे थे। इसके अलावा वह समझता था कि भारतीय सहयोगी भारत में ब्रिटिश विजय में जितने सहायक हो सकते थे उतने हो चुके हैं और अब उनसे छुटकारा पाने में ही लाभ है। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी अधिग्रहण की नीति के लिए जिस साधन का सहारा लिया वह था राज्य विलय का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा, जैसी कि सदियों से इस देश में परंपरा चलती आ रही थी। इसके बजाय अगर उत्तराधिकारी गोद लेने के काम को पहले से अंग्रेज अधिकारियों की सहमति प्राप्त न होगी तो वह राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। 1848 में सतारा और 1854 में नागपुर और झांसी समेत अनेक राज्यों का इसी सिद्धांत के अनुसार अधिग्रहण कर लिया गया था। डलहौजी ने अनेक भूतपूर्व शासकों के अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया। इस तरह कर्नाटक और सूरत के नवाबों और तंजौर के राजा की उपाधि छीन ली गई। इसी तरह भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिसे बिठूर का राजा बना दिया गया था, जब मरा तो डलहौजी ने उसका वेतन या पेंशन उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को देने से इनकार कर दिया। लॉर्ड डलहौजी की निगाहें अवध के साम्राज्य को हड़पने पर भी लगी थी। इस तरह काम में कुछ बाधाएं थी। पहली यह कि बक्सर की लड़ाई के बाद से ही अवध के नवाब अंग्रेजों के सहयोगी रहे थे। इसके अलावा इन तमाम वर्षों में वे अंग्रेजों के सबसे अधिक आज्ञाकारी भी रहे थे। अवध के नवाब के कई उत्तराधिकारी थे और इसलिए उस पर राज्य विलय का सिद्धांत भी लागू नहीं किया जा सकता था। अवध के नवाब को राज्य से वंचित करने के लिए किसी और बहाने की जरूरत थी। अंत में लॉर्ड डलहौजी ने अवध की जनता की दशा सुधारने के विचार का सहारा लिया। नवाब वाजिद अली शाह पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपना शासन ठीक से नहीं चलाया है और सुधार लागू करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद अवध राज्य को 1856 में हड़प लिया गया। निसंदेह अवध के शासन का पतन वहीं की जनता के लिए कष्ट का कारण था। अवध के नवाब भी अपने समय के दूसरे शासकों की तरह स्वार्थी और अय्यासियों में डूबे हुए थे। उन्हें प्रशासन ठीक से चलाने या जनता की भलाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर इस हालात के लिए अंशतः अंग्रेज भी जिम्मेदार थे। वे 1801 से ही अवध पर नियंत्रण किए हुए थे और परोक्ष रूप से
वहाँ राज्य कर रहे थे। वास्तव में डलहौजी का लालच इस कारण से था कि अवध अपनी बेपनाह दौलत के साथ मैनचेस्टर में तैयार मालों के लिए एक अच्छा बाजार बन सकता था। यही मुख्य सोच उसकी तथाकथित मानवतावादी भावनाओं के पीछे काम कर रही थी और ऐसे ही कारणों के जरिए कच्चे कपास की ब्रिटेन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डलहौजी ने 1853 में निजाम से बरार का कपास उत्पादन प्रांत ले लिया था। यह बात हमें स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि देसी राज्यों के बने रहने या हड़पे जाने का उस समय कोई अधिक महत्व नहीं रह गया था। वास्तव में तब कोई भारतीय राज्य था भी नहीं। सुरक्षा प्राप्त देसी राज्य भी उसी तरह ब्रिटिश साम्राज्य के भाग थे जिस तरह कंपनी के प्रत्यक्ष शासन वाले इलाके। अगर कुछ राज्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण का स्वरूप बदला गया तो केवल अंग्रेज की सुविधा के लिए। वहाँ की जनता के हित का इस परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचा को पढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 3 है। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।